हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम अध्याय 8 की विविध प्रश्नावली प्रारंभ करते हैं। चलिए उसके प्रथम प्रश्न को पढ़ लिया जाए। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि यदि a प्लस बी की घात n के प्रसार में प्रथम तीन पद क्रमशः 729, 7290 और 30375 हों तो a, b और n का मान ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ से देखिए कि अगर आप a प्लस बी की घात n करेंगे तो वैसे तो अगर आपको जब भी n बिलोंग्स टू कोई भी एक नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या बोला जाएगा तो आपने पढ़ा था कि NC0 NC1 ऐसे वाले आप पदों में खोलेंगे इसे। लेकिन आप यहां पर देखिए आपको n के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया गया है, तो यहां पर आप उसको प्राकृतिक ही माने अभी। तो देखिए NC0 पहला पद मैं लिख रहा हूं NC0 a की घात n b की घात 0 आ जाएगा, प्लस दूसरा पद आ जाएगा NC1 a की घात n-1 b की घात 1 प्लस NC2 a की घात n-2 b की घात 2। इसी तरीके से आपके पास पद चलेंगे। लेकिन आप देखिए मैंने तीन पद केवल इसलिए लिखे हैं स्टार्टिंग के क्योंकि आपको तीन ही पद के मान दिए गए हैं। तो यहां से आप देखो कि सबसे पहले तो आपको NC0 a की घात n b की घात 0 दिया हुआ है 729। अब देखो NC0 तो 1 होता है और b की घात 0 भी 1 हो गया, तो a की घात n आपको 729 मिल गया। चलिए इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं। इसी तरीके से आप आगे देखो कि दूसरा पद आपके पास हो जाएगा NC1 a की घात n-1 b की घात 1 इक्वल टू देखो 7290 लिखा हुआ है। तो अब देखो इसको थोड़ा सरल करोगे तो NC1 तो n हो गया, ये a की घात n-1 और ये b इक्वल टू 7290 हो गया। तो आपने इसको दूसरा समीकरण मान लिया। अब इसी तरीके से आप तीसरे पद को देखो। तीसरा पद आपको दिया हुआ है NC2 a की घात n-2 b स्क्वायर बराबर। अब तीसरा पद आप देखो 30,375 दिया था तो आपने वो लिख दिया। अगर आप थोड़ा सरल करोगे तो NC2 आपके पास होता है n-1 बटे 2 a की घात n-2 b स्क्वायर इक्वल टू 30,375। तो ये आपने तीसरा समीकरण मान लिया। अभी आप देखिए कि अगर आप पहले और दूसरे समीकरण को हल कर लें तो चलिए अब हम पहले और दूसरे समीकरण से हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 से तो देखो आपके पास आ गया a की घात n-1 करके आप इसे लिख सकते हो। तो a की घात n-1 आप 729 बटे a लिख दोगे, समीकरण 1 से देख सकते हैं आप, क्योंकि आप a की घात n को a इंटू a की घात n-1 बराबर 729 लिख सकते हैं। तो यहां से a की घात n-1 का आपने मान लगा दिया। अब इसको आप समीकरण 2 में रख दीजिएगा। तो देखिए आपके पास आ जाएगा n 729 बटे a b बराबर 7290। तो देखिए इसको आप कैंसिल करोगे तो आपके पास 10 बचेगा। तो यहां से आप देख सकते हो आपके पास n b बटे a का मान 10 आ जाएगा। इसको आप समीकरण संख्या 4 बोल दीजिएगा। इसी तरीके से अब हम समीकरण संख्या 2 और 3 देख लेते हैं। तो देखिए मैं यहां पर इसको कर देता हूं समीकरण संख्या 2 और 3 से। तो समीकरण 2 व 3 की सहायता से तो अब आप देखो कि यहां से आपके पास a की घात n-1 इंटू बी ये दिया हुआ है। अब यहां से आप देखो a की घात n-1 7290 है। अब आप समीकरण 3 में देखो n-1 बटे 2 आप इसे लिख सकते हो a की घात n-1 बटे a, क्योंकि आपने a की घात n-2 को इस तरीके से लिख दिया और b स्क्वायर को आपने b गुणा b लिख दिया बराबर ये 30,375 आ गया आपके पास। अब देखिए अब आप यहां से सोचो कि n a की घात n-1 भी और b भी आपके पास आ रहा है और देखो समीकरण 2 में आपके पास यही दिया था। तो आप n-1 बटे 2 को तो पहले ही लिख लो, b बटे a भी आपके पास आ जाएगा और आप यहां पर 7290 लिख दो और ये आपके पास 30,375 आ जाएगा। अब आप यहां से देखिए कि अगर आप इसको थोड़ा कैंसिल करेंगे तो देखिए 15 से एक बार कैंसिल करके देख लेते हैं। तो ये 15 चौका 60 और ये आपके पास आ जाएगा 15 अट्ठे 120, 15 छक्का 90। इसी तरीके से 15 से इसको कैंसिल करोगे तो 15 दूनी 30, 0 7 5 2025 आ गया। अब आप देखिए कि आपके पास ये 3 से कैंसिल हो रहा है तो यहां से आप देखो बल्कि 9 से भी कैंसिल हो जाएगा ये आपके पास। तो देखिए आपके पास हो जाएगा 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18,
9 दूनी 18, 9 पंजे 45। अब आप इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं, बल्कि आप इसे 9 से दोबारा कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए 9 छिंग 54 और ये आपके पास आ जाएगा 9 दूनी 18 और 5। अब आपके पास आ गया n-1/2 गुणा b/a बराबर 25/6 के बराबर। तो देखिए इसको हमने सिंपल कर लिया, अर्थात 25/6 लिख दिया। अब इसको आप समीकरण संख्या 5 मान लो। अगर आप अब यहां से देखो समीकरण 4 से b/a का मान आप 10/n लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं समीकरण 4 से आप। अब इसको आप समीकरण संख्या 5 के साथ सॉल्व करोगे तो देखो n-1/2 गुणा b/a का मान आप 10/n लिख दो बराबर 25/6 आ गया। देखिए 2 से 10 को मैंने 5 बार कैंसिल कर दिया, 5 से 25 को मैंने 5 बार कैंसिल कर दिया। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात तिरछा गुणा करोगे तो देखो 6 गुणा n-1 बराबर 5 गुणा n लिखोगे तो ये 6n - 5n बराबर 6 आ जाएगा, अर्थात आपके पास n का मान 6 आ जाएगा। तो देखिए n का मान आपने 6 निकाल दिया। अब आपको a और b के मान निकालने हैं। तो अभी आप देखो कि समीकरण संख्या 1 से अब हम देखते हैं, मैं यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ। तो देखो समीकरण संख्या 1 से आपके पास a की घात 6 बराबर 729 आ जाएगा, अर्थात a बराबर आपके पास 729 की घात 1/6 आ जाएगा। और देखो 729 को तो आप 3 की घात 6 लिख सकते हो, तो उसकी घात 1/6 भी आपने कर दिया। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास a का मान 3 आ जाएगा। अब आपने देखिए a का मान पूछा था वो भी निकाल दिया, n का मान पूछा था वो भी निकाल दिया, और अब आपके पास केवल b का मान निकालना रह गया है। तो देखिए b का मान भी अब हम निकाल सकते हैं। मैं b का मान यहां पर कर देता हूं। तो देखिए अगर आप समीकरण संख्या 4 से देख लो, आप किसी भी ऐसे समीकरण से देख सकते हो जिसमें b a n आ रहा हो, तो आप a और n का तो मान ही लगा सकते हो। तो देखो समीकरण संख्या 4 से आपके पास b/a तो 10/n के बराबर है, तो b आपके पास हो जाएगा 10 गुणा a अर्थात 3/n अर्थात 6। तो ये देखो 30/6 बना, तो ये 5 के बराबर आ गया। तो इस तरीके से आपके पास b का मान 5 के बराबर आ जाएगा। तो अभी आप देखिए प्रश्न में तो आपको बोला गया था a b और n ज्ञात कीजिए, और आपने a का मान 3 ज्ञात कर दिया है, b का मान 5 ज्ञात कर दिया है और n का मान 6 ज्ञात कर दिया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 में आपको बोला गया है कि यदि 3 + ax की घात 9 के प्रसार में x की घात 2 तथा x की घात 3 के गुणांक समान हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको 3 + ax की घात n में व्यापक पद लिखना होगा इसके लिए। तो आप व्यापक पद सबसे पहले लिखते हैं। तो देखिए वो आता था tr+1 ncr अर्थात 9cr हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू तो 9 है। फिर यहां पर आता था 3 की घात n - r अर्थात 9 - r और ax की घात r आपने लिख दिया। ये आपके पास व्यापक पद हो गया है 3 + ax की घात 9 में। अब आप देखिए कि अगर आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो ये आपके पास लिखा हुआ है 9cr बराबर tr+1 बराबर 9cr, 3 की घात 9 - r, a की घात r, x की घात r। अब इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लो। अब यहां से आप देखो आपको बोला गया है कि x² का गुणांक निकालना है। तो देखिए x² के पद के लिए, अब x² का पद तो तब आएगा जब x की घात r, x की घात 2 बन जाएगा। तो यहां से आपको r का मान मिल गया 2, इसलिए आपके पास x² का गुणांक देखते हैं क्या हो जाएगा। x² का गुणांक देखिए, अब आपको r का मान 2 लगा देना है x² के लिए। तो देखिए r का मान 2 लगाएंगे तो 9c2, 3 की घात 9 - 2, a की घात 2 आ जाएगा। अब मैं चूंकि गुणांक लिख रहा हूं इसलिए मैं इस पद को नहीं लूंगा, तो ये मेरे पास आ गया। इसको थोड़ा सरल कर लेता हूं, तो ये 9c2, 3 की घात 7, a² आपके पास आ गया। इसको आपने समीकरण संख्या 2 बोल दिया। अब आप देखिए आपको x की घात 3 के गुणांक के लिए भी प्रश्न में बोला गया था, तो x की घात 3 के लिए मैं चेक कर लेता हूं कि x की घात 3 कब बनेगा। तो आप देखिए ये r यदि 3 हो जाएगा तो आप बोलेंगे x की घात 3 वाला पद भी आ जाएगा। तो इसलिए अब आप x की घात 3 का गुणांक निकालेंगे, तो अब आप r का मान 3 लगा दोगे। तो देखो 9c3, 3 की घात 9 - 3, a की घात 3 आ जाएगा। और थोड़ा इसको आप सरल करोगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 9c3, 3 की घात 6, a की घात 3। इसको आपने समीकरण संख्या 3 मान लिया। अब आप देखो आपको तो प्रश्न में बोला गया है
कि एक्स स्क्वायर और एक्स की घात 3 के गुणांक समान हैं, अर्थात आप समीकरण 2 और 3 में जो मान आए हैं उनको बराबर कर दोगे। तो देखिए 9c2 3 की घात 7 ए स्क्वायर बराबर आप 9c3 3 की घात 6 ए की घात 3 लिख देंगे। अब देखिए यहां से आप 9c2 को आप लिखोगे 9 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुणा 7 फैक्टोरियल 3 की घात 7 ए स्क्वायर बराबर 9c3 को आप लिखोगे 9 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल गुणा 6 फैक्टोरियल गुणा 3 की घात 6 गुणा ए की घात 3। फिर आप देखिए कि यहां से 9 फैक्टोरियल दाएं पक्ष में अंश में है और बाएं पक्ष में भी अंश में है, तो आपने कैंसिल कर दिया इस तरीके से। अब देखिए आप 1 बटे 2 फैक्टोरियल को आप ऐसे लिखें, लेकिन 7 फैक्टोरियल को आप विस्तार करके 7 गुणा 6 फैक्टोरियल लिख सकते हो। 3 की घात 7 को आपने 3 गुणा 3 की घात 6 ए स्क्वायर लिख दिया बराबर 1 बटे आप 6 फैक्टोरियल को तो ऐसे ही लिखो, लेकिन 3 फैक्टोरियल को विस्तार करके आप 3 गुणा 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 3 की घात 6 को आपने ऐसे लिखा और ए क्यूब को आपने ए गुणा ए स्क्वायर लिख दिया। आपको समझ में आया होगा कि ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि देखिए 7 फैक्टोरियल है, यहाँ 6 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल छोटा होता है, तो देखिए यहाँ से 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इसी तरीके से ये भी कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए 3 की घात 7 को भी हमने इसलिए पृथक किया था क्योंकि 3 की घात 6 और 3 की घात 6 कैंसिल हो जाए, और एक की घात 3 अर्थात जो बड़ी घात होती है उनको इसलिए पृथक किया जाता है ताकि ये देखो आपके पास ऐसे पद कुछ कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए आपके पास बचेगा 3 बटे 7 बराबर a बटे 3। अब आप तिरछा गुणा करोगे तो आपके पास 7a बराबर 9 आ जाएगा, और अब चूंकि आपको तो a का मान निकालना है प्रश्न में, तो देखिए a का मान आपके पास यहां से 9 बटे 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका यह प्रश्न हल हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 3 हल करते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हुए गुणनफल 1 प्लस 2x की घात 6 गुणा 1 माइनस एक्स की घात 7 में x की घात 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो अभी आप देखो आपको पद दिए हुए हैं 1 प्लस 2x की घात 6 गुणा 1 माइनस एक्स की घात 7। तो देखो सबसे पहले तो आप 1 प्लस 2x की घात 6 इसको द्विपद प्रमेय से विस्तार करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6c0 1 की घात 6 2x की घात 0 प्लस 6c1 1 की घात 5 2x की घात 1 प्लस 6c2 1 की घात 4 आ जाएगा और 2x की घात यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस 6c3 1 की घात 3 2x की घात 3 प्लस 6c4 1 की घात 2 2x की घात 4 प्लस 6c5 1 की घात 1 2x की घात 5 और अंत में अंतिम पद आपके पास 6c6 1 की घात 0 2x की घात 6 आ जाएगा। तो देखिए आपने 1 प्लस 2x की घात 6 तो लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखिए आपको गुणा करना है इसके विस्तार से, तो चलिए इसका भी विस्तार अब हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए आपके पास 1 माइनस एक्स की घात 7 का विस्तार आ जाएगा 7c0। अब देखो एक की घात जब भी आप करोगे वो आपके पास एक ही आएगा, तो मैं उन पदों को नहीं लिखूंगा, यहां पर सीधे आपके पास पहला पद आ जाएगा माइनस एक्स की घात 0 प्लस 7c1 माइनस एक्स की घात 1 प्लस 7c2 माइनस एक्स की घात 2 प्लस 7c3 माइनस एक्स की घात 3 प्लस 7c4 माइनस एक्स की घात 4 प्लस 7c5 माइनस एक्स की घात 5 प्लस 7c6 माइनस एक्स की घात 6 प्लस 7c7 माइनस एक्स की घात 7। देखिए ये आपके पास आ गया। अब आपसे बोला गया था कि x की घात 5 का आपको गुणांक ज्ञात करना है। तो अभी आप देखो कि आपके पास दो कोष्ठक हैं, एक कोष्ठक तो ये है यहां से लेकर यहां तक, और दूसरा कोष्ठक आप देखिए ये है जो 1 माइनस एक्स की घात 7 का विस्तार किया था। अब आपको ये देखना है x की घात 5 का गुणांक, अर्थात आप x की घात 5 वाला पद देखोगे और बाद में गुणांक यदि निकालना है तो x की घात 5 को हटा दोगे तो जो बचेगा वो आपके पास गुणांक आ जाएगा। तो अब देखते हैं x की घात 5 वाला पद आप कैसे निकाल सकते हो। तो देखो मैं x की घात 5 वाला पद यदि निकालूंगा तो आप देखिए यहां से यहां पर अगर आप देखो पहले पद में यहां आपके पास x की घात 0 है, अर्थात कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट है या बोल सकते हो अचर है। तो अगर इसका गुणांक कुछ इस वाले कोष्टक में किसी ऐसे पद से हो जाए जिसमें x की घात 5 आ रहा हो,
तो आप बोल सकते हैं ये इससे गुणा करके x की घात 5 बनाएगा। तो आप देखिए ऐसा तो आपके पास यहाँ पर है, तो देखिए इस तरीके से आपके पास x की घात 5 वाला पद आ जाएगा 6c0। अब ये देखो 2 की घात 0 है ये, गुणा ये आपके पास देखो 7c5 और ये देखो -1 की घात 5 लिखा हुआ है, तो आपने ये लिख दिया। प्लस इसी तरीके से आप देखो जब आप आगे बढ़ोगे यहां पर आप देखो आपके पास x की घात 1 है, तो अब आपको इस वाले कोष्टक में x की घात 4 वाला पद ढूंढना पड़ेगा, तभी तो आपके पास घातें गुणा जोड़कर x की घात 5 हो जाएंगी अगर पद गुणा होंगे तो देखिए x की घात 4 वाला पद तो यहां पर है आपके पास, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 6c1। अब 1 की घात 5 तो 1 ही रहेगा, ये 2 की घात 1 हो गया, इनटू ये आपके पास देखिए 7c4 बचा और -1 की घात 4 अर्थात ये आपके पास प्लस ही रहेगा, तो यहां पर हमने ऐसे लिख दिया प्लस। अब आप देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आप इस वाले पद में देखो, इस वाले पद में आपके पास x की घात 2 है। अब आपको चाहिए कि इस वाले कोष्टक में कोई ऐसा पद जिसमें गुणा करने पर x की घात टोटल 5 हो जाए, तो 2 घात तो यहां पर आ गई x की, तो यहां पर आपको x की घात 3 वाला पद चाहिए होगा 1 - x की घात 7 के प्रसार में, तो देखिए x की घात 3 वाला पद तो यहां पर है आपके पास, तो देखिए आप इसका गुणा इससे कर दोगे तो ये आ जाएगा 6c2 2 की घात 2 और इसका गुणा आप करोगे तो ये आ जाएगा 7c3 -1 की घात 3 आ जाएगा, क्योंकि आपको x की घात 3 तो आपने बाहर कर दिया, x की घात 5 हो गया जो x की घात 2 से गुणा हो गया, लेकिन ये -1 की घात 3 भी तो आएगा, तो इसको आपने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरीके से आप आगे देखो, तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आपके पास x की घात 3 है, अर्थात आपको इस वाले कोष्टक में कोई ऐसा पद चाहिए जिसमें x की घात 2 आ रही हो ताकि गुणा करने पर x की घात 5 बन जाए, तो देखो आपके पास ऐसा पद ये आ रहा है, तो यहां से आप लिखोगे 6c3 2 की घात 3 और इसको लिखोगे आप तो 7c2 -1 की घात 2, तो वो आपके पास धनात्मक ही आएगा, तो आपने उसको नहीं लिखा। प्लस अगर आप आगे देखोगे तो देखो इस वाले पद पर आप आओगे तो आपको यहां पर देखो x की घात 4 मिल रहा है, अर्थात आपको यहां पर ये वाला पद लेना होगा, तभी तो आप जब इन दोनों पदों का गुणा करोगे तो x की घात 5 आएगी, तो देखिए आपके पास आ जाएगा 6c4 2 की घात 4 गुणा 7c1 गुणा -1 की घात 1, ये आपके पास आ गया। अब आप इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आपके पास ये वाला पद आएगा जिसमें x की घात 5 आ रहा है, तो अब आपको x की घात 5 तो इस वाले में अकेले ही आ गया, अर्थात अब आपको इसमें एक कांस्टेंट अर्थात अचर पद लेना होगा या ऐसा पद लेना होगा जिसमें x की घात कुछ भी नहीं आ रही हो, तो देखो ये x की घात 0 है अर्थात कुछ भी नहीं है बेसिकली, तो यहां से आप इसको ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा 6c5 2 की घात 5 गुणा, अब देखो आपने इसको लिया तो आपके पास आ गया 7c0। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आप पाओगे कि आगे बढ़ने पर ये x की घात 6 मिल जाएगा। अब x की घात 6 यहाँ पर आ गया, आपको तो टोटल x की घात 5 चाहिए थी, तो अब आपको x की घात 5 बनाने के लिए कोई एक ऐसा पद लेना होगा 1 - x की घात 7 के प्रसार में जिसमें x की घात -1 आ रही हो, तो अब देखो आप x की घात -1 वाला तो कोई भी पद आपके पास है ही नहीं, आप देखिए आपके पास हमेशा घात जो है वो धनात्मक ही चल रही है, जैसे देखिए 3 4 5 6 7 कभी भी -1 वाला कोई घात आएगी नहीं, इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप इसका ऐसा कोई पद नहीं है जिससे गुणा कर सकें और x की घात 5 बना सकते हैं, तो अब आपके पास जो भी आपने ये लिखा यही केवल x की घात 5 वाले पद आएंगे। तो अब आप देखो आपको तो x की घात 5 का गुणांक चाहिए था, तो अब हम x की घात 5 का गुणांक निकालते हैं, तो देखिए गुणांक जब भी निकाल ले तो आप x की घात 5 को तो लिखोगे ही नहीं, यहां पर आप बाकी सभी का सॉल्व कर दोगे पर x की घात 5 नहीं लिखोगे आप, तो देखो 6c0 आपके पास 1 आ गया, 2 की घात 0 ये भी 1 आ गया, 7c5 ये आपके पास हो जाएगा 7 गुणा 6/2 और -1 की घात 5 अर्थात -1 आ जाएगा, प्लस मैं इसको ऐसे लिख देता हूं और देखो ये 2 से 6 3 बार कैंसिल हो जाएगा। आगे आप देखिए आपके पास हो जाएगा 6c1 अर्थात 6 गुणा 2 और 7c4 ये आपके पास 35 के बराबर आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, यहां पर इसमें लिखा हुआ है 6c2 6c2 आप जानते हैं आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ये आपके पास 15 के बराबर आएगा, 2 की घात 2 अर्थात ये 4 हो गया और 7c3 आपके पास 35 के बराबर आता है और -1 की घात 3 अगर आप करोगे तो -1 ही आ जाएगा, प्लस अब देखिए 6c3 ये आपके पास 20 के बराबर आता है, 2 की घात 3 है ये आपके पास 8 आ जाएगा और 7c2
आपके पास 7 गुणा 6/2 अर्थात 21 के बराबर आ जाएगा। प्लस इसी तरीके से आप आगे वाला कोष्टक देखोगे तो देखो आपको यहां से दिखाई दे रहा है कि 6c4, तो ये आपके पास 20 के बराबर आ गया। 2 की घात 4 ये 16 के बराबर आ जाएगा, गुणा 7c1 7 के बराबर आ गया और ये -1 के बराबर आ गया। और इसी तरीके से अंत में आपके पास 6c5 है, ये 6 के बराबर, 2 की घात 5 अर्थात 32 के बराबर और 7c0 अर्थात 1 के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। अब केवल आप इसको थोड़ा सरल करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैं यहां पर कर देता हूं, ये आपके पास आ जाएगा। देखिए 7 गुणा 3 गुणा -1 अर्थात -21। अब देखिए 35 गुणा 2 70 और 70 का अगर आप 6 से गुणा करोगे तो आपके पास 420 आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखो 35 गुणा 4 60 हो जाएगा और 35 का यदि 60 से गुणा करोगे तो आपके पास 2100 आ जाएगा। लेकिन आप देखिए माइनस का गुणा भी था तो ये प्लस का 2100 के बजाय माइनस का 2100 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखो आपके पास 20 गुणा 21 ये आपके पास हो जाएगा 420 और 420 का यदि आप 8 से गुणा करोगे तो आपके पास हो जाएगा 3360। अब आप आगे देखो कि ये आपके पास है 16 गुणा 7 अर्थात 112। 112 का यदि आप 20 में गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2240। अब देखो ये तो -1 भी है तो -1 यहां पर आ जाएगा अर्थात माइनस चिन्ह आ जाएगा और अंत में आपके पास 32 गुणा 6 करने को रहेगा और ये आपके पास 192 आ जाएगा। तो अब केवल आपको इसको थोड़ा सरल करना है, अर्थात आप प्लस वाले चिन्हों को एक तरफ ले लो, माइनस वाले चिन्हों को एक तरफ ले लो। तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा 171 171 आ जाएगा, केवल कैलकुलेट करोगे आप तो 171 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा अर्थात x की घात 5 का गुणांक हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया हुआ है, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूं क्योंकि ये पिछले प्रश्न का आंसर है आपके पास। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 4, यदि a और b भिन्न पूर्णांक हो तो सिद्ध कीजिए कि a की घात n माइनस b की घात n का एक गुणनखंड a माइनस b है जबकि n एक धन पूर्णांक है। तो अभी आपको निकालना है कि a की घात n माइनस b की घात n का एक गुणनखंड a माइनस b होगा। तो देखो सबसे पहले आप a की घात n लिखो, तो a की घात n को आप लिख सकते हो a माइनस बी प्लस बी, आपने b को घटाया तो आपने b को जोड़ भी दिया और n को आपने n ही लिख दिया। बेसिकली आपने a को इस तरीके से कुछ लिख दिया है। अब आप देखो आप a माइनस बी को यदि एक ही पद मान लो और b को आपने अलग कर दिया कोष्टक से, तो अब आप यहां पर द्विघात प्रमेय लगा सकते हैं क्योंकि द्विपद प्रमेय लगाने में आपको 2 पद चाहिए होते थे। आपको लग रहा होगा कि यहां पर तो 3 पद हैं, लेकिन आप देखिए अगर जैसे ही आपने इसको कोष्टक में बना लिया अब आप इसको एक पद मान सकते हैं और ये आपके पास दूसरा पद हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आप इसको द्विपद प्रमेय की सहायता से विस्तार कर सकते हैं। तो देखिए a की घात n बराबर, अब आप इसका विस्तार कर रहे हो तो देखो ये आपके पास आ जाएगा nc0 a माइनस बी की घात n b की घात 0 प्लस nc1 a माइनस बी की घात n माइनस 1 b की घात 1 प्लस nc2 a माइनस बी की घात n माइनस 2 b की घात 2। इसी तरीके से आपके पास अंतिम पद आ जाएगा ncn a माइनस बी की घात 0 b की घात n। अब यहां से आप देखो कि आपके पास a की घात n बराबर, अब ये nc0 a माइनस बी की घात n, ये आपके पास b की घात 0 है प्लस nc1 a माइनस बी की घात n माइनस 1 b की घात 1। इसी तरीके से ये पद भी आ रहा होगा, मैं इसको नहीं लिख रहा हूं। आप देखो सबसे अंतिम पद ncn तो 1 होता है, a माइनस बी की घात 0 अर्थात जब भी घात 0 है तो वो 1 हो जाएगा, तो केवल b की घात n बचा। अगर आप इससे पहले वाला पद लिखना चाहोगे तो आपके पास आ जाएगा ncn माइनस 1 a माइनस बी की घात 1 और b की घात n माइनस 1, ये आपके पास आएगा इससे पहले वाला पद। अब आप यहां से देखो कि अगर आप देखिए इस वाले पद में
इस वाले पद में, इसी तरीके से सभी पदों में से लेकर यहां तक आप देखिए a माइनस बी की घात एक सभी में कॉमन आ रहा है। तो आपने a माइनस बी की घात एक अर्थात a माइनस बी आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचेगा nc0 a माइनस बी की घात n माइनस वन बी की घात 0, nc1 a माइनस बी की घात n माइनस दो बी की घात एक, और इसी तरीके से यहाँ ये वाला पद आपके पास बच जाएगा प्लस nc n माइनस वन बी की घात n माइनस वन, और अंत में आप इसको ऐसा ही का ऐसा ही लिख दोगे। तो देखिए आपने लिख दिया, क्योंकि a माइनस बी कॉमन आ रहा था तो आपने उन पदों में से a माइनस बी कॉमन ले लिया जिनमें आपको दिखाई दे रहा था। लास्ट पद में नहीं दिखाई दे रहा था तो उसको आपने ऐसे ही लिख दिया है। अब आप देखो कि b की घात n को तो आप पक्षांतर कर सकते हो बाएं पक्ष में, तो अगर आप पक्षांतर करोगे तो आपके पास आ जाएगा a की घात n माइनस b की घात n बराबर, अब आप देखिए a माइनस बी और आपके पास आ गया ये पूरा पद चल रहा होगा। अब ये देखो आप, ये सभी तो आपके पास a और b आपको बोला गया है कि पूर्णांक है। सबसे पहले तो आप ये देखिए a और b आपको भिन्न पूर्णांक बोला गया है और n भी एक धन पूर्णांक है। तो आप ये तो समझ गए कि ये सब जो वैल्यू आएंगी वो सभी एक पूर्णांक, ये भी एक पूर्णांक कुछ आएगा, ये भी एक पूर्णांक आएगा, ये सब कुछ पूर्णांक ही बन रहा होगा। अर्थात ये जो कोष्टक में लिखा हुआ है ये तो पूर्णांकों का योगफल लिखा हुआ है, काफी सारे पूर्णांक होंगे और उन सबका योगफल लिखा है, तो ये होगा तो एक पूर्णांक के बराबर ही, और ये हमने k के बराबर मान लिया, तो k यहाँ पर एक पूर्णांक होगा। अब k का मान हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि k एक पूर्णांक होगा, क्योंकि आप पूर्णांकों को जोड़ेंगे काफी सारे तो आपको पूर्णांक ही मिलेगा। अब आप यहां से देखिए कि ये आपके पास हो चुका है a की घात n माइनस बी की घात n बराबर a माइनस बी गुणा k। तो इसका मतलब ये हुआ कि a की घात n माइनस बी की घात n का गुणनखंड a माइनस बी होगा। तो इस तरीके से आपका यह प्रश्न भी सिद्ध हो जाएगा। तो अब हम प्रश्न संख्या 5 पर बढ़ते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 की घात 6 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 की घात 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो आप अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 की घात 6 आपने लिख दिया, अर्थात जो प्रश्न है आपने वही लिख दिया, माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 की घात 6। तो अभी आप ये देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप सबसे पहले तो इसमें ध्रुपद प्रमेय लगाओगे, तो आपके पास आ जाएगा 6c0 अंडर रूट 3 की घात 6 और अंडर रूट 2 की घात 0 प्लस 6c1 अंडर रूट 3 की घात 5 अंडर रूट 2 की घात 1 प्लस 6c2 अंडर रूट 3 की घात 4 अंडर रूट 2 की घात 2। इसी तरीके से आपके पास पद आएंगे। अगर आप चाहते हैं सभी पदों को लिखना तो आप सभी के सभी पद लिखिए, अदरवाइज आप नहीं चाहते तो आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको। अंतिम पद बस आप लिख लीजिएगा 6c6 अंडर रूट 3 की घात 0 और अंडर रूट 2 की घात 6 आपके पास आ जाएगा। तो देखिए आपने पहला वाला जो व्यंजक था उसमें ध्रुपद प्रमेय लगा दी। अब देखिए आपके पास लगा हुआ है माइनस, तो आपने माइनस का चिन्ह लगाया, फिर आप दूसरे वाले व्यंजक में ध्रुपद प्रमेय लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा 6c0 अंडर रूट 3 की घात 6 माइनस अंडर रूट 2 की घात 0 प्लस 6c1 अंडर रूट 3 की घात 5 माइनस अंडर रूट 2 की घात 1 प्लस 6c2 अंडर रूट 3 की घात 4 माइनस अंडर रूट 2 की घात 2, और इसी तरीके से आप चलोगे तो अंतिम पद आपके पास आ जाएगा 6c6 अंडर रूट 3 की घात 0 माइनस अंडर रूट 2 की घात 6 के बराबर। तो देखिए आपने अभी दूसरे वाले व्यंजक में भी ध्रुपद प्रसार कर दिया है। अब आप यहां से ये देखो कि आप देख रहे हो कि अगर आप सभी का मापांक देखोगे, मापांक अर्थात मान सभी के बराबर आ रहे होंगे, बस माइनस और प्लस का कहीं कहीं आपको अंतर दिखाई दे सकता है। तो अभी आप ये देखो कि जैसे आपके पास यहाँ पहला पद है और यहाँ पर पहला पद है, ये तो बिल्कुल समान है, क्योंकि देखिए अंडर रूट 2 अगर अंतर होता तो इसकी वजह से अंतर हो सकता है, क्योंकि यहाँ अंडर रूट 2 है, यहाँ माइनस अंडर रूट 2 है, लेकिन 0 अर्थात जहां पर समघात हो रही है तो ये माइनस का कोई इफेक्ट तो रहा ही नहीं। तो जब आप इस माइनस चिन्ह को ओपन करोगे तो आपको पता लगेगा ये और ये तो आपके पास कट जाएगा। इसी तरीके से आप देखो ये आपके पास बचेगा धनात्मक का 6c1 अंडर रूट 3 की घात 5 अंडर रूट 2 की घात 1। अब ये देखो यहां पर तो ये माइनस आएगा क्योंकि माइनस 1 की घात 1 लिखा हुआ है, लेकिन ये माइनस जब ओपन होगा इस माइनस से तो ये प्लस बन जाएगा, अर्थात ये आपके पास नहीं कटेगा। फिर आप आगे देखोगे इस तरीके से आपके पास ये पद देखिए कट जाएगा, क्यों?
कि ये देखो ये तो धनात्मक है और ये भी धनात्मक बनेगा क्योंकि -1/2 है, लेकिन चूंकि माइनस यहाँ पर है तो ये कट जाएगा। इसी तरीके से आपने देखा कि आपके पास ऐसे पद कट जाएंगे तो अंत में आपके पास ये भी कट जाएगा। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि आपके पास कुछ ऐसे वाले पद रह जाएंगे जिसमें 6c1 होगा, 6c3 भी बचा होगा और 6c5 बचा होगा, और 6c6, 6c2, 6c0 और 6c4 वाला पद भी एक बीच में आएगा, वो भी आपके पास कैंसिल बीच में हो ही जाएगा। तो अब आपके पास ये समझ में आ गया कि ये वाले पद बचेंगे तो आप इनके मान लिख दीजिएगा। तो ये आ जाएगा √3 √2 प्लस 6c3 √3 √2 प्लस 6c5 √3 तो अभी आप देखो ये दो 6c1 आपके पास 6 आ गया, √3 ये आपके पास 9 √3 और √2 यहां पर भी है तो √2 आ गया, प्लस 6c3 का यदि आप मान निकालोगे तो ये 20 आ गया, √3 3 आ गया गुणा √2 2 √2 आ जाएगा, प्लस 6c5 अर्थात ये आपके पास 6 आ गया गुणा √3 अर्थात √3 और ये देखिए आपके पास 4 √2 आ जाएगा। तो बस अब आपको केवल इसको सरल करना रह गया है, अर्थात इसकी गणना करने को अब आपके पास रह गया है। तो देखिए अब हम गणना करते हैं। तो देखो 2 ये आपके पास 54 √6 बन जाएगा। यहां से देखिए 20 गुणा 3 60 गुणा 2 120 और √6 भी बन जाएगा साथ में, प्लस यहां से 6 गुणा 4 24 √6 आ जाएगा। तो अभी आप देखो कि √6 को तो आप बाहर ले लो और आप देखो 54 प्लस 24 आपके पास 78 हो जाएगा और 120 आपके पास 198 आ जाएगा यहाँ से, और आपने 2 का गुणा भी करना है तो 198 गुणा 2 396 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप इसको पहले थोड़ा सरल करके लिखना चाहोगे तो 396 √6 आ जाएगा। तो यही आपका प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो जाएगा। तो अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 में आपको बोला गया है कि a² प्लस √a² - 1/4 प्लस a² माइनस √a² - 1/4 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप a² प्लस √a² - 1/4 इसको आप कर लीजिएगा। अगर आप दोनों को एक साथ लिखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैं अलग अलग करूंगा क्योंकि काफी बड़े बड़े टर्म्स आपके पास आएंगे तो थोड़ा लिखने में हमें आसानी रहेगी। तो देखो अगर आप इसको ओपन करोगे अर्थात इसका द्विपद प्रमेय से विस्तार करोगे तो आ जाएगा 4c0 a² 4 और अंडर में a² - 1/0 प्लस अगला पद आएगा 4c1 a² 3 √a² - 1/1 आ जाएगा, प्लस 4c2 a² 2 अंडर में a² - 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगली कड़ी में 4c3 a² 1 अंडर में a² - 1/3 आ जाएगा, और इसमें अंतिम पद आपके पास आ जाएगा 4c3 a² 0 अंडर में a² - 1/4। तो देखिए आपने इस तरीके से पहले वाले व्यंजक का विस्तार तो कर दिया। अब देखो दूसरा वाला पद लोगे तो आपके पास है a² माइनस a² - 1 का अंडर रूट और उसकी घात 4। तो देखिए यहां पर भी अब आप फॉर्मूला लगाओगे द्विपद प्रमेय का। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 4c0 a² 4 और देखिए यहां पर ये जो दूसरा पद है उस इस प्लस को आप ऐसे माइनस करके लिख सकते हो। तो ये देखिए आ जाएगा माइनस में अंडर रूट a² - 1/0 प्लस 4c1 a² 3 माइनस में अंडर रूट a² - 1/1 प्लस 4c2 a² 2 माइनस में अंडर रूट में a² - 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप आगे देखोगे तो 4c3 a² 1 माइनस में अंडर रूट में a² - 1/2 आपके पास 3 आ जाएगा, और देखिए अंत में यहां पर आपके पास 4c4 होना चाहिए। ये आपके पास आ जाएगा अंत में 4c4 a² 0 और माइनस अंडर रूट में a² - 1/4 के बराबर। अभी आप ये देखो कि आपको तो प्रश्न में बोला गया था कि इनको बीच में जोड़ना है अर्थात प्लस का चिन्ह लगाता। तो अभी आप
जो ये आपके पास आया आप इसको समीकरण संख्या 1 बोल दो और इसको आपने समीकरण संख्या 2 बोल दिया। तो अब आपको जो प्रश्न निकालना है अर्थात जो प्रश्न को सॉल्व करना है वो तो आपको समीकरण संख्या 1 प्लस समीकरण संख्या 2 करना पड़ेगा। तो देखो समीकरण संख्या 1 प्लस समीकरण संख्या 2 जब आप करोगे तो आप देखिए यहाँ पर जो आपके पास दूसरे पद हैं मतलब 4c1 वाला जैसे आप पद देखो ये आपके पास पूरा धनात्मक आ रहा है लेकिन ये ऋणात्मक आएगा क्योंकि -1 की घात 1 आपके पास आ जाएगा तो ये कट गया। इसी तरीके से 4c3 वाला पद भी आपके पास कट जाएगा क्योंकि आप देखिए यहाँ पर तो -1 की घात 3 भी आएगा अर्थात -1 की घात विषम में तो ये माइनस आएगा और यहाँ सब कुछ प्लस है तो जोड़ने पर ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस 1 की घात 4, ये आपने बाएं पक्ष वाले पदों को लिख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस 1 की घात 4 बराबर। अब देखो यहां से आपके पास जो भी पद बचेंगे वो 2 बार आएंगे तो आपने 2 का गुणा करके उनको लिख दिया। जैसे आप देखो कि ये वाला पद 2 बार आ गया है यहां से तो ये आ जाएगा 4c0 ए स्क्वायर की घात 4 आएगा क्योंकि इसकी घात 0 है ये आपके पास कुछ आएगा ही नहीं। अगला पद आपके पास आ जाएगा 4c2 ए स्क्वायर की घात 2 और देखो ये आपके पास अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा प्लस लास्ट में आपके पास बचेगा 4c4 ए स्क्वायर की घात 0 और देखिए ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 की घात 2 के बराबर। तो इस तरीके से आपका यह प्रश्न का आंसर आ जाएगा। हाँ यदि आप इसको थोड़ा सरल करना चाहते हो अर्थात आप इनका यहाँ पर देखो गुणा करोगे जैसे ए स्क्वायर माइनस 1 का गुणा करोगे यहाँ पर देखो होल स्क्वायर है इसको आप सॉल्व कर सकते हो तो चलिए इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 2 तो बाहर चल रहा है अब देखो 4c0 तो 1 होता है तो ए स्क्वायर की घात 4 अर्थात ए की घात 8 आ गया प्लस 4c2 ये आपके पास 6 होता है और ये देखो ए की घात 4 है और आप इसमें गुणा करोगे तो आपके पास बचेगा ए की घात 6 माइनस ए की घात 4 प्लस 4c4 ये आपके पास 1 होता है और ए स्क्वायर की घात 0 अर्थात ये भी आपके पास 1 ही आएगा क्योंकि किसी की भी घात यदि 0 होगी तो 1 ही आएगा। तो आपके पास बेसिकली बचेगा ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए होल स्क्वायर यदि आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा ए की घात 4 प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर। तो देखिए यहां से अगर आप कोष्टक में जो अंदर लिखा हुआ है उसको हल करोगे तो देखो ए की घात 8 प्लस 6 ए की घात 6 अब देखो ये माइनस 6 ए की घात 4 बन जाएगा और प्लस ए की घात 4 यहाँ पर है तो माइनस 5 ए की घात 4 बन गया माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और अगर आप इस 2 का गुणा इस कोष्टक के सभी अवयवों से कर देंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा 2a की घात 8 प्लस 12 ए की घात 6 माइनस 10 ए की घात 4 माइनस 4 ए की घात 2 प्लस 2। तो इस तरीके से आपका यह प्रश्न संख्या 6 हल हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 7 हल करते हैं। यहां दिया हुआ है कि 0.99 की घात 5 के प्रसार के पहले 3 पदों का प्रयोग करते हुए इसका निकटतम मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको 0.99 की घात 5 का प्रसार करना है तो आप इसको सरलतम रूप में लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 की घात 5। देखिए आपने 0.99 को 1 माइनस 0.01 लिख दिया। अब आप यहाँ पर द्विपद प्रमेय का फॉर्मूला लगा देंगे विस्तार वाला जो फॉर्मूला होता है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको बोला गया है कि 3 ही पदों का प्रयोग आपको करना है यहाँ पर और फिर आपको इसका निकटतम मान बता देना है। तो देखिए आपके पास 3 पद आपको केवल लिखने हैं तो 5c0 यहाँ पर आप देखिए आपके पास आ जाएगा ए की घात 5 और माइनस 0.01 की घात 0 प्लस 5c1 1 की घात 4 माइनस 0.01 की घात 1 प्लस 5c2 1 की घात 3 माइनस 0.01 की घात 2 और इसी तरीके से आपके पास ये चलता रहेगा क्योंकि माइनस चिन्ह आएगा अगले वाले में। तो अभी आप ये देखो कि आपको केवल 3 ही पद लिखने थे तो आपने केवल 3 ही पद लिखे। अब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो देखो 5c0 ये आपके पास 1 आता है ये भी 1 आया और इसकी घात देखो 0 है तो ये भी आपके पास 1 ही आएगा। फिर देखिए ये आपके पास 5c1 ये तो 5 बचा 1 की घात 4 1 आया और ये देखो इसकी घात 1 है लेकिन ये माइनस भी है तो माइनस की घात 1 अर्थात माइनस यहाँ पर आ जाएगा गुणा 0.01 बचेगा आपके पास। फिर आप देख रहे हो 5c2 यदि आप निकालोगे तो ये आपके पास 10 आ जाएगा 1 की घात 3 अर्थात ये 1 ही आएगा और 0.01 का स्क्वायर आपके पास 0.0001 आ जाएगा
और चूंकि -1 का स्क्वायर भी आपको करना पड़ेगा तो वो तो धनात्मक ही आएगा, तो आपको ना भी करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका मान धनात्मक आएगा तो आपने प्लस चिन्ह पहले ही लगा रखा है। अब आप यहां से देखो कि आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 5 का गुणा अगर आप इससे करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.05 प्लस अगर आप 10 का गुणा इससे करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.001 के बराबर। तो अभी आप देखो, पहले आप धनात्मक पदों को जोड़ लो तो 1.001 आ जाएगा, माइनस का 0.05 आ जाएगा। तो देखिए अब आप इसमें से घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 1,5,9.0। तो इस तरीके से 0.951 ये आपके पास उत्तर आ जाएगा पहले 3 पदों का प्रयोग करते हुए, और ये 0.99 की घात 5 है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 में बोला गया है कि यदि 2 की घात 1/4 प्लस 1/3 की घात 1/4 की घात n के प्रसार में आरंभ से 5वें पद और अंत से 5वें पद का अनुपात √6/1 है तो n ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो अगर आपके पास a प्लस बी की घात n में प्रारंभ से r+1 वह पद पूछा जाएगा, अर्थात आपको tr+1 निकालना होगा, और ये आपके पास होता है, आपने व्यापक पद ही है बेसिकली ये, तो ये आता था NCR a की घात n-r b की घात r। तो ये आप प्रारंभ से r+1वां पद या प्रारंभ से दूसरा पद या तीसरा पद ये सब निकालना तो काफी आसान है, जो आप हमेशा अभी तक करते आए हैं। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि a प्लस बी की घात n में अंत से r+1वां पद, तो देखिए आपने कभी भी अंत से r+1वां पद अभी तक किसी भी प्रश्नावली में नहीं किया, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। इसको आप पढ़ सकते हो b प्लस a की घात n में प्रारंभ से r+1वां पद। तो अब देखिए इसमें प्रारंभ से r+1वां पद हो जाएगा NCR। अब देखो b की घात n-r और a की घात r आ जाएगा। तो अभी आप यहां से ये समझ गए कि जब भी आपको प्रारंभ से अंतिम पद, प्रारंभ से कोई भी पद निकालने को बोलेगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे जो आपने पढ़े हैं। अगर आपसे अंत में पूछा जाए और आपसे पूछा गया a प्लस बी की घात n में, अगर आपसे पूछा गया इसमें आपको अंत से r+1वां करना है तो आप इनके स्थानों को बदल देंगे, तो आप b प्लस a की घात n में प्रारंभ से r+1वां पद निकाल दोगे, और प्रारंभ से आप निकालना तो जानते ही हैं। तो यहां तक आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये काफी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम इस प्रश्न पर बढ़ लेते हैं। तो देखिए प्रश्न में आपको दिया हुआ है √2 का 4th रूट प्लस 1/3 का 4th रूट की घात n में आरंभ से 5वां पद। तो देखो अगर इसका आरंभ से 5वां पद निकालना है, अर्थात tr+1 आप निकाल देते तो आप r का मान 4 रख दोगे तभी तो t5 आपके पास आएगा। तो देखो t5 ये आपके पास आ जाएगा NC4, 2 की घात 1/4 लिख सकता हूं मैं इसे, और ये आपके पास आ जाएगा n-4, और ये आप लिख सकते हो 1/3 की घात 1/4 की घात 4। तो अगर आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो देखो t5 ये आपके पास आ गया NC4, आप इसको ऐसे लिखो। अब ये देखो आप इसको लिखोगे 2 की घात n-4/4, और यहां से आप देखो कि ये गुणा करने पर घातें गुणा हो जाएंगी, तो ये आपके पास 1/3 की घात 1 अर्थात 1/3 आ जाएगा। तो आप इसको समीकरण संख्या 1 बोल दो। फिर आप देख रहे हो कि आपको प्रश्न में बोला गया है कि 2 के चौथे मूल में प्लस 1/3 का चौथा मूल की घात n में अंत से 5वां पद। तो अंत से 5वां पद पूछा गया है, तो हमने पढ़ा है कि आप इनके स्थानों को बदल देंगे और फिर प्रारंभ से 5वां पद निकालेंगे। तो आपके पास आ जाएगा 1/3 की घात 1/4 लिख देता हूं, प्लस 2 की घात 1/4 की घात n में प्रारंभ से 5वां पद। तो अब वो प्रारंभ से 5वें पद को यदि आप t-5 बोल देंगे, क्योंकि t5 तो मैंने इसको बोल दिया तो इसको मैंने t-5 करके बोल दिया ताकि अलग अलग आपको समझ में आए।
तो आप इसको लिखोगे NC4 1/3 की घात 1/4 की घात n-4 और 2 की घात 1/4 की घात 4, ये आपके पास आ जाएगा। और यदि आप देखो इसको थोड़ा सरल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा T-5 बराबर NC4 तो आपके पास ऐसे ही रहेगा, ये आपके पास हो जाएगा 1/3 n-4/4 और देखिए 4 से 4 ये गुणा हो जाएगा क्योंकि जब घात की घात लगी हो तो वो गुणा हो जाती हैं, तो 2 की घात 1 आपके पास आ जाएगा अर्थात 2 आ गया। इसको आपने समीकरण संख्या 2 बोल दिया। अब आप यहां से ये देखिए कि आपको प्रश्न में बोला गया है कि ये तो अनुपात इनका √6/√1 है, तो यहां पर आप समीकरण 1/समीकरण 2 करते हैं। तो समीकरण 1/समीकरण 2 ये आपको दिया हुआ है √6/1 के बराबर। तो देखिए यहां से अगर आप समीकरण 1 लिखोगे तो वो आपके पास आया NC4 2 की घात n-4 1/3। तो देखिए NC4 2 की घात n-4/4 गुणा 1/3 बटे समीकरण 2 में आप देख रहे हो NC4 1/3 की घात n-4/4 गुणा 2 बराबर आपके पास √6/1 आ गया है। अभी आप ये देखिए कि यहां से NC4 से NC4 आपके पास कैंसिल हो गया, तो फिर आप देख रहे हो कि यहां से देखो अब ये 3 की घात n-4/4 इस हर के भी हर में लिखा हुआ है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की घात n-4/4 गुणा 3 की घात n-4/4 बटे इसी तरीके से देखो 3 ये नीचे आ जाएगा अर्थात 3 गुणा 2 और ये आपके पास आ जाएगा √6/1 के बराबर। फिर आपने देखा यहां से कि आपके पास घातें तो बराबर हैं जो कि n-4/4 है, लेकिन आधार अलग अलग है। तो आपने देखा था जब भी आपके पास घातें बराबर होती हैं तो आप आधार का गुणा कर देते हो, तो ये आ जाएगा 6 की घात n-4/4 और देखो ये आपके पास 6 बचा है बराबर इस 6 √6 को आप 6 की घात 1/2 लिख सकते हो और बटे 1 आ गया। फिर आप देख रहे हो कि आपके पास यहां पर 6 की घात है और यहां पर 6 की घात 1 लिखी हुई है अगर कुछ भी नहीं लिखा होता है तो यहां से आप लिख दोगे 6 की घात n-4/4 -1 बराबर 6 की घात 1/2। तो देखिए 6 की घात n-4 -4/4 बराबर 6 की घात 1/2, ये आ जाएगा 6 की घात n-8/4 बराबर 6 की घात 1/2 के बराबर। तो अब आप तुलना करोगे तो देखो आधार आपके पास समान है तो आप घातों की तुलना करोगे तो n-8/4 बराबर 1/2 आ जाएगा। अगर आप तिरछा गुणा करोगे तो 2n-16 बराबर 4 आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास 2n का मान देखो 16 + 4 अर्थात 20 आ जाएगा। तो अब चूंकि 2n का मान आपके पास 20 आ गया तो इस तरीके से आपके पास जो n होगा उसका मान 20/2 अर्थात 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रश्न संख्या 8 का उत्तर आ जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 9 हल करते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि 1 + x/2 - 2/x की घात 4 जहां x आपको 0 के बराबर नहीं है का द्विपद प्रमेय द्वारा प्रसार ज्ञात कीजिए। तो अब देखो द्विपद प्रमेय तो आप तभी लगा सकते हो जबकि आपके पास 2 पद हो और यहां तो आप देख रहे हो कि आपके पास 3 पद दिखाई दे रहे हैं। तो अभी आप ये देखो कि आप इसमें द्विपद प्रमेय तभी लगा सकते थे यदि आप कैसे भी इनको 2 पदों में बना लो। तो अगर आप यहां पर एक कोष्टक बंद कर देते हो तो अब आपके पास देखिए ये 2 पद आपके पास आ चुके हैं, जिसमें आपके पास देखिए एक पद तो ये हो गया है इतना 1 + x/2 और दूसरा पद माइनस का 2/x हो जाएगा। तो अब हम यहां पर द्विपद प्रमेय लगा सकते हैं। तो देखिए वो आपके पास आ जाएगा 4c0 1 + x/2 की घात 4 और -2/x की घात 0 प्लस 4c1 1 + x/2 की घात 3 और -2/x की घात 1 प्लस 4c2 1 + x/2 की घात 2 -2/x की घात 2 प्लस 4c3 1 + x/2 की घात 1 -2/x की घात 3 और अंतिम पद आपके पास हो गया 4c4 1 + x/2 की घात 0 -2/x की घात 4। अब यहां से सबसे पहले तो आप इस प्रश्न में हम आगे कैलकुलेट करें उससे पहले आप ये समझ लो कि यहां पर कुछ छात्रों को ये संदेह हो सकता है कि आप इसको कुछ ऐसा भी तो कर सकते थे
अगर आप इसको एक पद मान लो और इस पूरे को दूसरा पद मान लो और फिर आप द्विपद प्रमेय लगाओ, तो आप ये भी बिल्कुल कर सकते हैं और आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा जब आप पूरा इसको सॉल्व करेंगे। तो आप चाहें ये वाला फॉर्मूला मतलब ये वाला तरीका अपनाएं, चाहे आप ये वाला तरीका अपनाएं, कोई सा भी आप तरीका अपना सकते हैं, आपके पास आंसर सदैव समान ही आएगा। तो अब हम देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहां से आप देख रहे हो कि 1 प्लस एक्स बटे 2 की घात 4, 1 प्लस एक्स बटे 2 की घात 3। देखो स्क्वायर वाला तो हमें फॉर्मूला याद होता है, एक बार को क्यूब वाला फॉर्मूला भी हमें याद होता है, लेकिन यहां पर आपके पास 1 प्लस एक्स बटे 2 की घात 4 जो है उसका फॉर्मूला हमें याद नहीं होता। तो देखो 1 प्लस एक्स बटे 2 की घात 4 इसका फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हम द्विपद प्रमेय तो जानते ही हैं। तो देखिए मैं इसका फॉर्मूला अलग से बना रहा हूं, तो ये आ जाएगा 4c0 1 की घात 4 एक्स बटे 2 की घात 0 प्लस 4c1 1 की घात 3 एक्स बटे 2 की घात 1 प्लस 4c2 1 की घात, यहाँ पर ये मैं कोष्टक हटा देता हूँ क्योंकि इसका कोई भी यूज नहीं है, ये 2 आ गया घात में और एक्स बटे 2 की घात 2 प्लस 4c3 1 की घात 1 एक्स बटे 2 की घात 3 और अंत में 4c4 एक्स की बटे 2 की घात 4 आपके पास आ जाएगा। तो देखो इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 4c0 तो देखो 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 प्लस 4c1 4 होता है और ये एक्स बटे 2 है तो ये 2x आ गया प्लस 4c2 आपके पास ये 6 आता है और ये एक्स स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा। तो आप इसे 3x स्क्वायर बटे 2 लिख सकते हैं प्लस 4c3 ये भी 4 आता है और एक्स क्यूब बटे 8 आया आपके पास, तो आप एक्स क्यूब बटे 2 लिख सकते हो प्लस यहां से एक्स की घात 4 बटे 16 आपके पास आ जाएगा। तो आपने 1 प्लस एक्स बटे 2 की घात 4 तो आपने हल कर लिया। इसी तरीके से अब हम 1 प्लस एक्स बटे 2 की घात 3 भी कर लेते हैं। तो देखो 1 प्लस एक्स बटे 2 की घात 3 इसको आप द्विपद प्रमेय से करना चाहो तो वैसे कर लो, नहीं तो आप a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी आता था, तो देखो आपके पास ये आ जाएगा 1 प्लस ये यहां से हो जाएगा 3x बटे 2 प्लस 3x स्क्वायर बटे 4 प्लस x की घात 3 बटे 8। तो इस तरीके से आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1 प्लस एक्स बटे 2 का होल क्यूब। अब देखिए इन दोनों मानों को अगर हम इस समीकरण में लगा दें जो आपके पास विस्तार आया था तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब मैं यहां से आपके पास सॉल्व कर रहा हूं 1 प्लस एक्स बटे 2 माइनस 2 बटे एक्स की घात 4 को। तो देखिए ये आपने थोड़ा बहुत तो कर लिया था, अर्थात आपने विस्तार करके तो लिख दिया था यहां तक। अब आप इसमें मान लगाओगे तो देखो 4c0 तो 1 आया, ये भी आपके पास 1 आया, तो 1 प्लस एक्स बटे 2 की घात 4 अर्थात आपको ये लिख देना है पूरा। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स क्यूब बटे 2 प्लस एक्स की घात 4 बटे 16। फिर आप देखो आगे आपको दिया हुआ है 4c1, ये तो 4 हो गया, ये माइनस का 2 बटे एक्स है तो ये माइनस का 8 बटे एक्स बचा। तो देखिए ये आपके पास माइनस का 8 बटे एक्स बचा और देखिए आपके पास 1 प्लस एक्स बटे 2 का होल क्यूब है तो आप इसका मान लगा दोगे 1 प्लस 3x बटे 2 प्लस 3x स्क्वायर बटे 4 प्लस एक्स की घात 3 बटे 8। फिर आप देखिए आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे ये आपके पास 4c2 लिखा है, ये तो 6 होता है, ये आपके पास 4 बटे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 24 बटे एक्स स्क्वायर तो आपके पास आ गया, तो आपने 24 बटे एक्स स्क्वायर लिख दिया और आपको 1 प्लस एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर करना है। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा। फिर आप आगे देखोगे तो आगे आपके पास 4c3 ये 4 होता है, ये आपके पास माइनस का 8 बटे एक्स क्यूब आ गया, अर्थात माइनस का 32 बटे एक्स क्यूब आ गया, तो आपने माइनस 32 बटे एक्स क्यूब और कोष्टक में आपके पास 1 प्लस एक्स बटे 2 बचा है। और जब आप अंतिम पद देखोगे तो देखिए 4c4 ये तो आपके पास 1 होता है, ये भी 1 है और माइनस 2 बटे एक्स की घात 4 है, अर्थात 16 बटे एक्स की घात 4 आपके पास बन जाएगा। तो आपके पास ये आ गया, बस आपको इसको थोड़ा सरल करना है, अर्थात इनकी गणना आपको करना है केवल। तो देखिए आप इसको तो ऐसे लिखोगे तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स की घात 3 बटे 2 प्लस एक्स की घात 4 बटे 16 माइनस, अब देखो 8 बटे एक्स का आप इस कोष्टक के सभी अवयवों से गुणा करोगे तो माइनस 8 बटे एक्स माइनस 24 बटे 2 माइनस 24 एक्स बटे 4 आ जाएगा माइनस
आपके पास यहाँ से एक्स स्क्वायर गुणा 8/8 आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने इसका गुणा इसमें किया होगा तो एक्स से एक्स कट गया होगा, तो वो मैंने कट करके यहाँ पर लिख दिया आपको। अब देखो आप इसका गुणा करोगे इस वाले कोष्टक के सभी अवयवों से, तो देखिए आपके पास आ जाएगा 24/x² प्लस 24/x प्लस 24/4। इसी तरीके से -32/x³ का आप गुणा करोगे तो -32/x³ आपके पास आ गया। ये माइनस थोड़ा आप सीध में लगाएंगे तो माइनस ये यहाँ पर आपके पास आएगा, और ये आपके पास आ जाएगा -32/2x² और अंत में प्लस 16/x⁴ आपके पास ये आ गया। अब आप देखिए यहाँ से आप सभी समान पदों को एक तरफ करोगे, अर्थात जैसे x⁴ वाले पद को एक तरफ कर लोगे, 1/x⁴ ऐसे वाले पदों को सभी आप एक तरफ करोगे। तो देखिए सबसे पहले आप एक बटे में जो आप 16/x⁴ लिख दोगे, फिर आप देखोगे कि हर में x³ किस पदों में आ रहा है, तो देखिए हर में आपके पास x³ एक तो यहाँ पर आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है, तो आप -32/x³ लिख दोगे। फिर आप देखोगे हर में आपके पास x² कहाँ आ रहा है, तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। तो ये देखो 24/x² है और यहाँ -16/x² है, तो ये आपके पास प्लस का 8/x² आ जाएगा। फिर आप देखिए हर में आपके पास x कहाँ पर आ रहा है, तो आप देख रहे हैं हर में आपके पास जो x है वो देखो -8/x और ये 24/x प्लस का, तो ये आपके पास प्लस 16/x आ जाएगा। अब आप देखिए आपके पास कांस्टेंट अर्थात अचर पद कहाँ पर आ रहा है, तो देखिए अचर पद अगर आप निकालोगे तो देखो यहाँ से आपके पास ये कैंसिल करने पर 12 आ जाएगा, यहाँ से ये आपके पास 6 आ जाएगा। तो देखो 1 और 6 7, 7 - 12 यदि आप करोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। अब आप देखेंगे x वाले पद, तो देखिए x आपके पास देखो 2x आ रहा है, यहाँ पर आपके पास देखो माइनस का 6x आ गया, और कहीं भी आपके पास x का पद नहीं आ रहा है, तो देखिए 2x और माइनस का 6x ये आपके पास माइनस का 4x बन जाएगा। अब देखो आप इसको थोड़ा सरल कर लो। अब यहाँ से x² वाले पद आप देखो तो आपके पास देखो माइनस का x² यहाँ आ रहा है और प्लस का 3x²/2 आपके पास यहाँ पर आ रहा है, तो ये प्लस का x²/2 बच जाएगा। अब बारी आती है कि आप x³ वाले पदों को देखेंगे। देखो x³/2 केवल एक ही पद आपके पास आ रहा है x³ वाला, तो आप यहाँ पर x³/2 कर दोगे, और अब आपके पास x⁴ वाला पद है तो वो आप x⁴/16 लिख दोगे। अब इसके अलावा कोई पद आपके पास बचा नहीं है, तो यही आपके पास इस प्रश्न संख्या 9 का उत्तर हो जाएगा। तो अब हम इस विविध प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 10 हल करते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि 3x² - 2ax प्लस 3a² का होल क्यूब का द्विपद प्रमेय द्वारा प्रसार कीजिए। तो अब आप यहां पर देखो कि आपके पास तो 3 पद हैं, तो द्विपद प्रमेय आपको यदि लगानी है तो आपको 2 पद बनाने पड़ेंगे। तो देखिए मैंने एक पद 3x² - 2x मान लिया प्लस 3a² दूसरा पद मान लिया, और यहाँ पर आपने होल क्यूब कर दिया। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो आपके पास 2 पद आ गए, एक पद तो आपने ये मान लिया और दूसरा पद आपने 3a² मान लिया। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा करता है कि 3x² को वो एक पद मान ले और -2ax प्लस 3a² के होल क्यूब इसको वो यदि दूसरा पद मान ले, तो अगर वो यहाँ से भी हल करेगा द्विपद प्रमेय का प्रसार लगाएगा, तब भी आपका आंसर बिल्कुल ऐसा ही आएगा जो अभी हम इसको हल करने पर पाएंगे। तो आपको निश्चिंत रहना है, आप किसी भी तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस प्रश्न क्या बल्कि किसी भी प्रश्न को आप कैसे भी 2 पदों में मान सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आपने 2 पद तो बना लिए, तो अब आपको होल क्यूब करना है अर्थात द्विपद प्रमेय का प्रसार लगाओगे। तो देखो आपके पास आ जाएगा पहला पद 3c0 3x² - 2ax⁴ प्लस नहीं, अभी 3a² भी आपको लगाना होगा, प्लस आपके पास आ जाएगा 3c1 3x² - 2ax⁴ और 3a² प्लस 3c2 3x² - 2ax⁴ 3a² और देखिए अंतिम पद आपके पास आ जाएगा 3c3 3x² - 2ax⁴ 3a²3। तो अभी आप ये देखो कि आप जैसे यहाँ पर
तीन एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स की घात एक है, ये करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसकी घात जीरो है तो ये तो वन ही होगा। होल स्क्वायर करना भी आसान है क्योंकि फॉर्मूला पढ़ा है, और ये भी हमने वैसे फॉर्मूला तो पढ़ा ही है। तो अभी हम केवल इसको थोड़ा सा अलग से सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा रीअरेंज करके हम एक बार इनको लिख देते हैं। तो ये आपके पास घात तीन है। अगर आप चाहते हैं a माइनस बी का होल क्यूब इसमें वाले फॉर्मूले में लगाना और फिर इसको सॉल्व करना तो आप वो कर सकते हो। अगर आप इसको बाइनोमियल अर्थात द्विपद प्रमेय से हल करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो देखो जैसे मैंने पिछले प्रश्न में इसमें फॉर्मूला लगाया था a माइनस बी का होल क्यूब वाला, तब मैंने इसको ओपन किया था, अभी मैं यहाँ पर बाइनोमियल से कर देता हूँ तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो देखो ये कैसे आएगा, 3c0 तीन एक्स स्क्वायर की घात तीन माइनस दो ए एक्स की घात जीरो प्लस 3c1 तीन एक्स स्क्वायर की घात दो माइनस दो ए एक्स की घात एक प्लस 3c2 तीन एक्स स्क्वायर की घात एक माइनस दो ए एक्स की घात दो प्लस 3c3 तीन एक्स स्क्वायर की घात जीरो माइनस दो ए एक्स की घात तीन। तो देखिए आपने फॉर्मूला लगा दिया, बस आप इसको थोड़ा सरल कर लो। तो देखो 3c0 ये वन आ जाएगा, ये भी घात जीरो है तो ये वन आ गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 27 एक्स की घात 6। ये देखिए ये तीन हो गया, ये तीन का स्क्वायर अर्थात 9, तो 27 और ये माइनस का 2 अर्थात माइनस का 54 ए। अब देखो एक्स की घात 4 तो यहाँ से आया और एक एक्स की घात यहाँ पर है, तो एक्स की घात 5 आपके पास हो गया। 3c2 तीन होता है और ये 3 गुणा 3 9 आ गया, और ये 2 का स्क्वायर है तो अर्थात 36 आ जाएगा ए स्क्वायर। अब ये देखो एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर तो यहाँ से भी आएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, तो एक्स की घात 4 आ गया। फिर आप देख रहे हैं कि 3c3 ये आपके पास 1 आता है, ये आपके पास घात जीरो है तो 1 आ गया, माइनस 2 की घात 3 अर्थात माइनस 8 ए क्यूब एक्स की घात 3, ये आपके पास आ जाएगा। तो आपने 3x स्क्वायर माइनस 2ax का होल क्यूब कर दिया है। अब आप अगर इसको समीकरण संख्या 1 मान लो तो अभी आप इसको समीकरण संख्या 2 मान लो और इसको समीकरण संख्या 1 मान लो, तो अभी आप समीकरण संख्या 2 का मान समीकरण संख्या 1 में रख दोगे। तो देखिए आपके पास जो प्रश्न था 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a स्क्वायर का होल क्यूब, ये मान देखिए आ जाएगा। अब देखिए 3c0 तो आपके पास 1 है, ये भी 1 आया, बस आपको होल क्यूब का फॉर्मूला यहां पर रखना होगा, तो वो आप देखो निकाल चुके समीकरण संख्या 2 से। तो देखो आप यहां पर उस मान को रख दोगे तो आपके पास आ जाएगा 27 एक्स की घात 6 माइनस 54 ए एक्स की घात 5 प्लस 36 ए स्क्वायर एक्स की घात 4 माइनस 8 ए की घात 3 एक्स की घात 3। फिर आप देख रहे हो अगले पद में, तो अगले पद में देखो 3c1 अर्थात 3 आ गया, अब ये 3a स्क्वायर अर्थात 9a स्क्वायर तो आपके पास ऐसे ही आ गया, तो आपने 9a स्क्वायर कर दिया। अब आप देखो कि आपको 3x स्क्वायर माइनस 2ax का होल स्क्वायर करना है, तो चलिए होल स्क्वायर कर देते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 9 गुणा एक्स की घात 4 माइनस 12 गुणा a गुणा एक्स की घात 3 प्लस 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो आपने देखिए दूसरा पद लिख दिया। अब हम अगले पद पर बढ़ते हैं, तो देखिए 3c2 ये तो 3 आ गया, अब ये 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर अर्थात 9a की घात 4 आ गया और 3 यहां से 27 a की घात 4 तो आपके पास ऐसे ही आ गया, तो आपने 27 a की घात 4 ऐसे लिख दिया और आपके पास कोष्टक में 3x स्क्वायर माइनस 2ax की घात 1 बचा है, तो अभी मैंने उसको ऐसे लिख दिया। फिर आप आगे पद देखेंगे तो देखिए आगे आपके पास 3c3 ये तो 1 आता है और ये आपके पास देखो घात 0 है तो ये भी 1 है और ये 3a स्क्वायर का होल क्यूब है, तो आपके पास 27 गुणा a की घात 6 रह जाएगा, तो आपने 27 a की घात 6 यहां से लिख दिया। अब देखो आप इनका गुणा कर दोगे क्योंकि आपके पास यहां पर कोष्टक आ रहे हैं काफी सारे, तो देखो 27 x की घात 6 माइनस 54 a गुणा x की घात 5 प्लस 36 गुणा a स्क्वायर एक्स की घात 4 माइनस 8 गुणा ए की घात 3 एक्स की घात 3 प्लस, अब देखो 9a स्क्वायर का आप इस वाले कोष्टक के सभी अवयवों से गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 81 ए स्क्वायर एक्स की घात 4 माइनस 12 गुणा 9 108 ए की घात 3 एक्स की घात 3। फिर देखिए 9 गुणा 4 अर्थात 36 ए की घात 4 एक्स की घात 2 प्लस, अब आप 27 ए की घात 4 का इस वाले कोष्टक के अवयवों से गुणा करोगे तो 27 गुणा 3 81 ए की घात 4 एक्स की घात 2 माइनस 54 ए की घात 5
एक्स प्लस अंत में देखिए 27 एक की घात 6 आपके पास आ जाएगा। अब देखिए अगर आप इसको थोड़ा रीअरेंज करें अर्थात इनकी पुनर्विस्थापन करें, इनका व्यवस्थित करें, तो आप सभी पदों को, एक जैसे पदों को एक तरफ ले लेंगे। तो देखो आप x की घात 6 वाले पदों को सबसे पहले लिखो, तो वो आपके पास केवल एक ही पद है 27 x की घात 6। अब आप x की घात 5 वाले पदों पर आते हैं, तो देखिए x की घात 5 यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है, और देखिए x की घात 5 और भी कहीं नहीं है, अर्थात आप सीधे इसको लिख देंगे -54a x की घात 5। अब आप x की घात 4 वाले पदों पर आओ, तो देखो ये आपके पास 36a² x की घात 4 और देखो 81a² x की घात 4, तो ये आपके पास हो जाएगा 36 + 81 अर्थात प्लस का 117a² x की घात 4। अब आप एक x की घात 3 वाले पदों पर आओ, तो देखो ये है -8 और ये -108, तो ये आ जाएगा -116 a की घात 3 x की घात 3। अब आप x की घात 2 वाले पर आओगे, तो a की घात 4 x की घात 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 81 और 36 आपके पास प्लस का 117 a की घात 4 x की घात 2 आ जाएगा। फिर अंत में आपके पास देखिए -54 a की घात 5 x बचेगा और 27 a की घात 6 बच जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 10 का विस्तार हो जाएगा।